हम दिखने वाले हैं ब्लैक सी। मूवी की शुरुआत होती है रॉबिन्सन नाम के एक आदमी से जो कि अगोरा कंपनी में सबमरीन कैप्टन की पोस्ट पर काम करता है। अगोरा कंपनी समुद्र में डूबी हुई शिप्स की खोज करती है और उन पर रिसर्च करती है। उस दिन अगोरा कंपनी रॉबिन्सन का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करती है और उसे कंपनी से ये कहकर निकाल देती है कि अब उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। रॉबिन्सन हालांकि बहुत कोशिश करता है कि कंपनी उसे फिर से रख ले क्योंकि वो वहां पर एक दशक से ऊपर काम कर चुका है, पर कंपनी उसे फिर भी निकाल देती है और उसे उसका मुआवजा देने को बोलती है। बेचारा रॉबिन्सन पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि एक तो उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया है और डाइवोर्स दे दिया है और ऊपर से उसकी जॉब भी चली गई है। रॉबिन्सन अब तो अपने बेटे से भी नहीं मिल पाता क्योंकि वो अपने बेटे को एक नई फैमिली में खुश देखना चाहता है। रॉबिन्सन के दो फ्रेंड्स क्रिस्टन और ब्लैकी भी अगोरा से निकाल दिए जाते हैं और अब वो तीनों एक नई जॉब की खोज में एक कैफे में मिलते हैं। फिर क्रिस्टन उन दोनों को बताता है कि एक साल पहले जब उसे ब्लैक सी असाइन हुआ था तब उन्हें समुद्र की 90 मीटर की गहराई में एक शिप मिला था जो कि उन्हें नाजी की सबमरीन का मलबा जैसा दिख रहा था और ये उस समय से है जब जॉर्जिया और रशिया के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और उस समय ऊंची लहरों के बीच में ये डूब गया था। और माना तो ऐसा जाता है कि वो सबमरीन लाखों का गोल्ड कैरी करके लेके जा रही थी, पर अगोरा आज तक उस खजाने को ढूंढने में नाकाम रही है। अब क्रिस्टन उन दोनों को मनाता है कि अगर हमने उस गोल्ड को ढूंढ लिया तो हमारी लाइफ बिल्कुल बेहतर बन जाएगी और हम लोग अमीर हो जाएंगे। अब रॉबिन्सन और ब्लैकी मान जाते हैं और अगले दिन वो लोग एक अमीर बिजनेसमैन लुइस से मिलते हैं, लेकिन क्रिस्टन वहां पर नहीं आता क्योंकि वो बीमार होता है। अब लुइस उनके इस अभियान को फंड दे सकता है और रॉबिन्सन उससे $1,80,000 की मांग करता है जिससे वो एक अच्छी सी सबमरीन ले सकते हैं और बहुत सारे लोगों की भर्ती कर सकते हैं जिसमें आधे तो रशियन होंगे और आधे ब्रिटिश होंगे। वो इसलिए क्योंकि वो सबमरीन सोवियत यूनियन ने बनाई है और दूसरी तरफ रशियन ब्लैक के बारे में ज्यादा जानते हैं। लुइस उनके अभियान को फंड करने को तैयार भी हो जाता है, पर शर्त रखता है कि गोल्ड अगर 4 मिलियन से कम का होगा तो मैं 40% कमीशन लूंगा और अगर ज्यादा होगा तो 20% कमीशन लूंगा। अब रॉबिन्सन इस डील के लिए मान जाता है और अपने दोस्तों की भर्ती उनके स्किल्स को देखकर शुरू कर देता है। जब रॉबिन्सन की टीम तैयार हो जाती है तभी क्रिस्टन अचानक गायब हो जाता है और वापस कभी नहीं आता और ना ही कोई न्यूज देता है। तभी रॉबिन्सन अपने घर लौटते वक्त टॉबिन नाम के एक लड़के से मिलता है जो कि अपने आप को क्रिस्टन का फ्रेंड बताता है। वो रॉबिन्सन को इन्फॉर्म करता है कि क्रिस्टन ने अपनी बीमारी की वजह से डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया है और रॉबिन्सन इस न्यूज से बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और फिर कोई और ऑप्शन न सूझने के बाद वो टॉबिन को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब जब वो लोग पोर्ट पर पहुंचते हैं तो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि जो उन्होंने सबमरीन खरीदी थी वो एक पुराने किसी सबमरीन के मलबे जैसी दिख रही है। रॉबिन्सन उसके अंदर जाता है तो वहां उसको 3 एस्केप सूट मिलते हैं, पर वो किसी को इसके बारे में नहीं बताता। फिर वो अपना अभियान शुरू करते हैं और ये अभियान बहुत ही रिस्की है क्योंकि उन्हें बार बार समुद्र के नीचे डाइव करना है और साथ ही अपना रेडियो भी ऑफ करके रखना है ताकि वो रशियन नेवी से ब्लैक सी में बच सकें। रॉबिन्सन अपनी टीम को बताता है कि जब उन्हें नाजी का खजाना मिल जाएगा तब उसका 60% गोल्ड सब में बराबर बंटेगा, लेकिन टीम के कुछ लोग इससे असहमत होते हैं और चाहते हैं कि गोल्ड सब में उनकी स्किल्स के अनुसार बांटे। और जो रशियन टीम होती है वो टॉबिन को अशुभ मानती है और उन्हें ऐसा लगता है कि टॉबिन के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। टॉबिन हमेशा एक फोटो को देखता रहता है और तभी रॉबिन्सन जिज्ञासा से पूछता है कि टॉबिन तुम क्या देख रहे हो, और टॉबिन उसको एक फोटो दिखाता है और बोलता है मैं जल्द ही फादर बनने वाला हूँ क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। कुछ दिन बाद उन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है जब एक फ्रेजर नाम का आदमी जानबूझकर रशियन टीम द्वारा सर्व किए गए खाने को गिरा देता है। अब ब्लैकी जो कि रशियन और ब्रिटिश के बीच में ट्रांसलेटर है वो रॉबिन्सन को जाकर ये खबर देता है कि ब्रिटिश गोल्ड की डील से खुश नहीं है और उन्हें और ज्यादा चाहिए। फिर तुरंत ही गाइडियन और रशियन चीफ के बीच में एक नई फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि उन्होंने एक शर्त लगाई थी और गाइडियन ने रॉबिन्सन से बिना पूछे रेडियो यूज किया बैट के विनर का पता लगाने के लिए। रॉबिन्सन इससे बहुत नाराज होता है और तुरंत ही उस रेडियो को तोड़ देता है। अब रॉबिन्सन क्लियर कर देता है कि सबको गोल्ड का एक बराबर हिस्सा मिलेगा और अगर कोई इससे एग्री नहीं करता तो वो इसी वक्त सबमरीन से उतर जाए। सभी फिर शांत हो जाते हैं, पर फ्रेजर इस डील से बहुत दुखी रहता है। वो अपना चाकू निकालता है और तभी टेडन को एक रशियन के साथ जिसका नाम जेत्सव है उसको सबमरीन की एक लीक की मरम्मत करने के लिए भेज देता है। टेडन हैंडल सही तरीके से घुमाना भूल जाता है और सबमरीन में एक और लीक हो जाता है जिससे कि पानी की तेज धार जेत्सव के फेस पर चोट लगा देती है। अब ब्लैकी टेडन को उसकी लापरवाही के लिए डांटता है और उसे ध्यान देने को बोलता है, पर फ्रेजर वहां पर आ जाता है और टेडन का बचाव करता है। ब्लैकी उसे पूरा इंसिडेंट समझा रहा होता है तभी फ्रेजर उसको चाकू से मार देता है। ये तुमने क्या किया, और ब्लैकी नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से ऑयल उस इंजन में गिर जाता है जिसे जेत्सव रिपेयर कर रहा होता है और सबमरीन में ब्लास्ट हो जाता है और सबमरीन ओशन के नीचे चली जाती है। 18 घंटों के बाद रॉबिन्सन को फिर होश आता है और वो ब्लैकी और गाइडन को मरा हुआ देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है।
ब्रिटिश टीम रॉबिन्सन को पूरी घटना बताती है और साथ में ये भी बताती है कि रशियन टीम ने सबमरीन के उस पार्ट पर कब्जा कर लिया है जहां उनका खाना स्टोर है और वो फ्रेजर को मारना चाहते हैं क्योंकि उसी ने ब्लैकी को मारा है और उनका सारा प्लान खराब भी कर दिया है। अब रॉबिन्सन रशियन टीम से मिलता है और उन्हें राजी करता है कि वो फिर से सबमरीन को तैयार करेंगे क्योंकि उनके पास सिर्फ 36 घंटे बचे हुए हैं। लेकिन किस्मत से रशियन टीम में से मोरोजो नाम का एक आदमी मिलता है जिसे अच्छी खासी इंग्लिश आती है और वो ब्लैकी की जगह पर ट्रांसलेटर का काम करता है। लेकिन मोरोजो डाउट करता है कि क्या सबमरीन फिर से तैयार हो सकती है क्योंकि अब उनकी टीम कम हो गई है और सबमरीन की स्टीयरिंग बुरी तरह से डैमेज भी हो गई है। अब रॉबिन्सन मोरोजो को बोलता है कि वो बारबो और जेसप को शांति बनाए रखने के लिए राजी करे क्योंकि वो सोनार और मशीन में बिल्कुल एक्सपर्ट है। बारबो और जेसप साथ में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, पर जेसप प्रॉमिस करता है कि वो फ्रेजर को पक्का मारेगा जब वो सतह पर पहुंच जाएंगे। अब वो लोग आयरन की रॉड से आवाज बनाने की कोशिश करते हैं और फाइनली उन्हें किसी चीज का पता चलता है जो कि उनकी सबमरीन से ज्यादा दूर नहीं होती, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि वो बस एक नाजी सबमरीन है या फिर एक पानी के नीचे कोई सैंड ड्यून है। फ्रेजर, टॉबिन और पीटर उसका पता लगाने के लिए नीचे डाइव करते हैं और 100 मीटर तक डाइव करने के बाद उन्हें एक सैंड ड्यून मिलता है। फ्रेजर यकीन मान लेता है कि ये एक ड्यून है, कोई सबमरीन नहीं, क्योंकि उसकी निचली की सतह हिल रही होती है। अब वो लोग सोचते हैं कि उनका मिशन फेल हो चुका है, पर तभी टॉबिन वहां की सैंड को खोदता है और उसे नाजी का सिंबल दिखता है और वो नाजी सबमरीन निकलती है जो कि सैंड से छुप गई थी। फिर वो लोग तुरंत उस सबमरीन के अंदर जाते हैं और वहां उन्हें नाजी सोल्जर्स की खोपड़ियां मिलती हैं। सबमरीन के सारे कोने खोजने के बाद उन्हें 4 टन का गोल्ड मिलता है। फिर वो तीनों अपने सबमरीन तक गोल्ड को रील के सहारे ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर गोल्ड बहुत हैवी होता है जिसकी वजह से वो गिरने लगता है। फिर पीटर गोल्ड को गड्ढे में गिरने से बचा लेता है, पर खुद ही स्लिप होकर गड्ढे में गिर जाता है क्योंकि उसका सेफ्टी रोप एक व्हील से टकराकर टूट गया था। लेकिन टॉबिन और फ्रेजर उसे बचा नहीं पाते और गोल्ड मिलने के बाद भी सबमरीन की तरफ लौट जाते हैं। सिचुएशन और भी खराब हो जाती है क्योंकि सबमरीन को चलाने के लिए कम से कम 9 लोगों की जरूरत होती है। अब वो लोग डैनियल को जबरदस्ती रेनॉल्ड्स को हटाने की बात करते हैं, पर डैनियल मना कर देता है और रॉबिन्सन से कुछ सीक्रेट बात करने को कहता है। अब डैनियल रॉबिन्सन को बताता है कि तुम्हें अगोरा कंपनी से निकालने से लेकर उस अमीर बिजनेसमैन लुइस तक पहुंचाने तक का सारा प्लान अगोरा द्वारा ही प्लान किया गया था। अब डैनियल रॉबिन्सन को यह भी बताता है कि क्रिस्टन अभी भी जिंदा है और उसे $30,000 मिले हैं तुम्हें और ब्लैकी को इस अभियान के लिए राजी करने के लिए, और अगर तुम लोगों को एक गोल्ड मिल जाता है तो सतह पर अगोरा और रशियन नेवी तुम लोगों का वेट कर रही है और तुम्हें और तुम्हारी टीम को चोरी के इल्जाम में वो वहां पर अरेस्ट कर लेंगे। अब सारे लोग अगोरा की साजिश जानकर बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं और डैनियल को मारना चाहते हैं, पर रॉबिन्सन अपने आप को बचाने के लिए लॉक कर देता है क्योंकि वो लोग अपनी टीम में से बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं और शायद उन्हें रॉबिन्सन की जरूरत पड़ सकती है। रॉबिन्सन फिर अपना प्लान बदलता है और टर्की के नॉर्थ में जाने का आइडिया सोचता है क्योंकि रशियन नेवी ईस्ट में है और वो दूसरे देश की सीमा में जाने का कुछ खास साहस नहीं उठा पाएगी। फिर रॉबिन्सन सबको अश्योर करता है कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि गोल्ड भी उनकी सोच से कई ज्यादा गुना है और ये सब अब सिर्फ उनका है क्योंकि अब वो ये गोल्ड अगोरा से शेयर नहीं करेंगे। सबमरीन की बैटरी पूरी खत्म होने में अब सिर्फ 14 घंटे बचे हैं और तभी उन्हें यह पता चलता है कि वो लोग समुद्र की काफी गहराई में आ चुके हैं, जो कि एक बड़ा खतरा है क्योंकि आगे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर एक घाटी है। मोरोजो रॉबिन्सन को पीछे मुड़ने को कहता है, पर फ्रेजर उन्हें सब छोड़कर ऊपर सतह पर जाने को बोलता है। फ्रेजर रॉबिन्सन से बहस करने लगता है और कहता है गोल्ड ने तुम्हें पागल बना दिया है। रॉबिन्सन फिर अपनी गन निकालता है और सारी टीम को अपनी अपनी पोजीशन लेने को बोलता है। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि हम इस घाटी के बीच में से क्रॉस करने का रिस्क लेंगे जो कि 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, बजाय इसके कि हम इसे पूरा घूमकर तय करें जिसमें काफी टाइम लगेगा। ध्यान से सुनो। अब डैनियल फ्रेजर को उकसाता है कि वो जेसप को मार दे क्योंकि सिर्फ वही है जो सबमरीन के इंजन के बारे में जानता है और अगर वो मर गया तो सबमरीन सतह पर आ जाएगी। फ्रेजर डैनियल की बातों में आ जाता है और जैसे ही सबमरीन घाटी के बीच का रास्ता लगभग खत्म करने वाली होती है तभी फ्रेजर जेसप को मार देता है और सारे इंजन्स तुरंत काम करना बंद कर देते हैं और किसी भी टीम मेंबर को इंजन की जानकारी अब होती नहीं। डैनियल रॉबिन्सन को बताता है कि जेसप का सर किसी चीज में टकराने के कारण उसकी मौत हो गई है। रॉबिन्सन समझ आता है कि डैनियल और फ्रेजर ने जेसप को मार दिया है। अब रॉबिन्सन डैनियल को मारना चाहता है, पर बहुत सारी टीम मेंबर की मर जाने की वजह से वो उसको छोड़ देता है। एक टीम मेंबर इंजन को ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो भी फेल हो जाता है और सबमरीन में विस्फोट होता है। सबमरीन फिर से समुद्र की गहराई में चली जाती है। इससे सबमरीन में काफी सारे लीक हो जाते हैं क्योंकि अब वो समुद्र तट के प्रेशर को झेल नहीं पाती। टीम मेंबर्स लीक को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर सारा का सारा पानी वहां से अंदर आने लगता है। जब रेनॉल्ड्स और बारबो वहां से भागने की कोशिश करते हैं तभी डैनियल जानबूझकर हैच बंद कर देता है, पर डैनियल को उसका कर मिलता है और उसकी बेल्ट हैच में फंस जाती है।
वो खुद को बचा नहीं पाता और मॉर्जो से हेल्प मांगता है, पर मॉर्जो उसको डूब मरने के लिए छोड़ देता है क्योंकि उसी की वजह से सारे टीम मेंबर्स खत्म हो चुके हैं। मॉर्जो आखिरी हैच में भागता है और वहां रॉबिन्सन को 3 एस्केप सूट निकालते हुए देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर मॉर्जो ये सब देखकर बहुत दुखी भी होता है क्योंकि रॉबिन्सन ने उन्हें एस्केप सूट के बारे में कभी नहीं बताया। फिर रॉबिन्सन उसे और टॉबिन को एस्केप सूट पहनने को बोलता है और वहां से निकलने को बोलता है। वो बोलता है कि मैं खुद इमरजेंसी ट्यूब की मदद से वहां से निकलूंगा। मॉर्जो समझ जाता है कि रॉबिन्सन खुद को हम दोनों के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि बिना किसी के लीवर खींचे रॉबिन्सन वहां से निकल नहीं पाएगा। जब टॉबिन गोल्ड की एक बार भी अपने साथ लेके जाता है तब रॉबिन्सन उससे मना करता है क्योंकि एस्केप सूट इतने भारी गोल्ड के साथ ऊपर सतह पर नहीं जा सकती। जब पानी आखिरी हैच में भरने लगता है तभी रॉबिन्सन टॉबिन और मॉर्जो को ऊपर सतह पर निकालने के लिए निडल ट्यूब में डाल देता है। पहले टॉबिन और फिर मॉर्जो ऊपर सतह पर आ जाते हैं और देखते हैं कि समुद्र तट ज्यादा दूर नहीं है। तभी रॉबिन्सन के आने का वो वेट करते हैं, पर मॉर्जो उसे बताता है कि रॉबिन्सन ने हम दोनों से झूठ बोला क्योंकि इमरजेंसी ट्यूब को ऊपर लाने के लिए लीवर को किसी और को खींचना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद एक और एस्केप सूट ऊपर आता है जिसमें रॉबिन्सन द्वारा डाले गए गोल्ड होते हैं और उसके सन और एक्स वाइफ की भी फोटो होती है। इसी दौरान रॉबिन्सन अपनी मौत का इंतजार करता है और साथ ही अपनों के साथ बिताए हुए अच्छे पल को भी याद करता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों जाते जाते आपको एक ऐसी शॉर्ट मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें एक मशीन बताती है कि आप कब मरोगे, आपके साथ कब क्या होगा। इसमें हर किसी को पता लग जाता है कि वो कब मरने वाला है और किस तरह से मरने वाला है और बिल्कुल उसी तरीके से मरता है। इस मूवी का नाम है दिस इज हाउ यू डाई। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।